हाथ से इमोशन का ट्रीटमेंट करता हूँ, हाथ से लोगों को पढ़ता हूँ और उसके बाद उनसे बात करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत कम बात करने की एबिलिटी है, तो मैं उनसे बात करके और फिर उनका जो माइंडसेट उसको चेंज करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि 100 में से अब 98-99 लोग ठीक होते हैं, 1 या 2 अभी भी रह गए जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन वो भी खत्म हो गया उस दिन जूते टांग दूंगा। लेकिन आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जिस हिसाब से आपने बात बताई कि सिर्फ बॉडी नहीं, साइकोलॉजी, इमोशन, माइंड, ये सबका खेल है। सिर्फ ऐसा इंजरी इज नॉट कि एक फिजिकल एलिमेंट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पीछे जुड़ी हुई हैं इसकी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। लोग बहुत फ्रेगमेंटेड सोचते हैं, आप कंबाइन करके सोच रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे इंजरीज होती हैं, मुझे भी हुई हैं, सबको होती है इंजरीज, जो भी कोई इंटेंसिव चीज़ें कर रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा लोगों को समझाना है, डिस्कस भी करना है, लोग व्यूअर्स भी ये चीज़ समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रिहैब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणव वशिष्ठ। दिस इज़ द गट फील शो, अ शो ऑन मेंटल वेल-बीइंग, where we invite guests from all walks of life and we discuss different aspects of mental well-being in their profession and their life. आज के हमारे गेस्ट एक बहुत ही पॉपुलर फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंड्स के साथ काम किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह एंड सुरेश रैना। हमने उनके साथ डिस्कस किया इंजरीज में एंग्जाइटी और स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंड माइंडसेट का किसी भी रिकवरी में क्या रोल होता है। हमने बहुत इंटरेस्टिंग एथलीट स्टोरीज भी डिस्कस करी। प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। Hello, Dr. Saif. Welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? Thank you. Thank you very much for me being here and calling me for the interview. I am going good and it was a pleasure being here. Thank you. Looking forward to. सर, मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। आपने सब क्रिकेटर्स के साथ काम किया है ऑलमोस्ट, आपने पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को देखा है। कोई सर आपकी फेवरेट स्टोरीज या कोई इंस्पायरिंग रिकवरी स्टोरीज जो आपको याद हो, प्लीज़ डू शेयर। देखिए बहुत सारी हैं, अगर मैं सम अप करूं 2-3 इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स थे तो पहला नाम तेंदुलकर का होगा। हाँ जी, कि बहुत सबके फेवरेट, बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेटर हैं और कुछ स्टोरीज मुझे भी नहीं मालूम थी जब तक मैं उनके साथ फर्स्ट हैंड काम नहीं किया। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, चले जाते हैं, बट अपनी चीज़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, एनर्जी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो हमने उनसे सीखा। कि बैट ले जाना और उसके ग्रिप को धोना, वॉश करना रात में, और उसके बाद फिर वो सोते हैं, और जूतों को साफ़ करना, और उसके बाद बैट को तराशना। तो दीज थिंग्स आर रियली वेरी यूनिक। और हम जब देखते हैं युवराज सिंह को, तो बैट वो कैरी करते हैं अपने कमरे में, जहाँ भगवान की प्रतिमा के सामने उनका बैट रखा रहता है। तो ही लाइक्स टू बी अराउंड हिज थिंग्स सो मच। वीरू भाई भी उन्हीं में से क्रिकेटर हैं जो जिनके बाद आपके पास पूरी कारपेंट्री का सामान होता है। सो एट हिज होम ही कैन ड्रिल इट, कट इट, पेस्ट इट। तो अपने बैट का खुद ध्यान रखते हैं, रिपेयरिंग खुद ही करते हैं। जितने बड़े हैं उनको तो देखा ही है मैंने कि वो बहुत वेट ट्रांसमिशन बैट कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, हैंडल की गर्द कितनी है। तो बड़ा मतलब डेडिकेशन का कोई जवाब नहीं है। और सब क्रिकेट टीम के साथ काम करते हुए सबसे कोई चैलेंजिंग टाइम या कोई ऐसा टाइम जो आपको याद हो कि कोई मेजर इंजरी हो गई, उससे रिकवरी करने में टाइम लगा, या फिर उससे रिकवर करके क्रिकेटर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया हो? देखिए एक रीसेंट टूर्नामेंट हुआ था पिछले वर्ल्ड रोड ट्रैफिक सीरीज़, उसमें एक इंसिडेंट याद है इरफान पठान का। 2.5 इंचेस हैमस्ट्रिंग टीयर था, ग्रेड 2+ टीयर कहते हैं उसे, जिसमें खेलना नामुमकिन होता है। बट क्योंकि बूढ़े क्रिकेटर्स थे तो ऑप्शन हमारे पास था नहीं, जितने प्लेयर्स हैं उनको ही खेलना है। एज अ वेरी यूजफुल ऑलराउंडर। तो ये इंसिडेंट्स है जब मैं, वीरू भाई और सर सचिन सर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इरफान को कैसे खिलाना है। इरफान हैड टू प्ले। अब ये देखना है कि वो मतलब मेरे कॉल पे था और सर को डिसाइड करना था कि ये क्या करेंगे। तो सर ने मुझसे बोला इसे खड़ा कर दो, बस खड़े खड़े, बस ये खड़े खड़े स्विंग करा ले। तो मैंने कहा था यू बीइंग टू ओवर एम्बिशियस, बिकॉज यू नो द मोमेंट ही स्टेप्स आउट, और पहली दूसरी बॉल तो कोई भी क्रिकेटर वार्म अप के लिए लगाता है, द मोमेंट ही बॉल द थर्ड बॉल, तो फिर हमने उसको जिस तरह से रैप किया, हील वेज दिया, उसके बाद नी को बेंड करा, टेपिंग करी। सो मुझसे बोले कि बॉलिंग नहीं करा सकता, बैटिंग कर सकता है। मैंने कहा उसमें आप परेशान नहीं होइएगा। तो ही वन अस द मैच, 25 बॉल्स एंड 45 रन। सो इरफान एक्चुअली आउटप्लेड, और भागने में भी दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद सिर्फ वही मैच नहीं, वो सेमीफाइनल था, उसके बाद हम फाइनल भी जीते। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि आप यंगस्टर्स को ठीक कर सकते हैं। मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है, बट एजिंग एथलीट्स के साथ मोटिवेशन फैक्टर को लीड करना और उसको ट्रिगर करना और फिर माइंडसेट की तरफ जाना, ये एक मतलब एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर ये आपको समझना भी पड़ता होगा कि वो किस लेवल पे है इस टाइम पे, माइंड कहाँ पे है इस टाइम, और उसको कहाँ लेके जाना है। अग्रीबल, बिकॉज उस क्रिकेटर को, आप वर्ल्ड परफॉर्मर है इरफान, और आपको सिर्फ एक ट्रिगर तो उनके पास है ही, आपको सिर्फ पुश करना है। अगर वो सपोर्ट हल्की से मिल जाती है तो फिर बहुत अच्छा होता है। जो लोग मोटिवेटेड नहीं हैं, जैसे कुछ क्रिकेटर्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, बॉल लगी,
तो मैं एडमेंट था कि वो ग्लव्स नहीं निकालना, बिकॉज आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी अ फ्रैक्चर। इस तरह से बॉल लगी थी, बिकॉज आप डिफेंड जब करते हैं तो ये बड़ा प्रोन होता है यूनिट, तो उसकी बॉल लगी और उसने हाथ झाड़ा, बट ग्लव्स नहीं उतारा था, तो मैं एडमेंट था कि नहीं उतारना, मैंने ऊपर से टेप कर दिया। बट वो माइंडसेट की बात है। हम फाइनली खेल रहे थे, डैडी का मैं थेरेपिस्ट था, लेकिन हम हार गए। उसने ग्लव्स उतारा और वो खड़ा ही नहीं हुआ वहाँ। सो वो एक बड़ा क्योंकि देखिए आप किसी को भी फ्रैक्चर में या किसी चीज़ में खिला नहीं सकते, इट्स अल्टीमेटली कि भाई वो उसका अपना माइंडसेट है। और मैं वीरू भाई के साथ होता हूँ, या मैं तेंदुलकर के साथ हूँ, या मैं युवराज के साथ हूँ, ग्राउंड पे कभी जाता हूँ, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, वो मना कर देते हैं कि यहाँ नहीं हाथ लगाना है, आप बाहर जाइए, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग। इफ दे आर ऑन द ग्राउंड, वो अपने जोन में है, और फिर वो छोटी मोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, वो स्किप कर देते हैं। बट एक बहुत बड़े क्रिकेटर के साथ ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। जो क्रिकेटर्स शुरू में चल रहे हैं तो उनके साथ डर रहता है, मोटिवेशन में कमी होती है, बट जो इंसान अपने आप को अपलिफ्ट कर ले और वो उस जोन में चला जाए जिसे हम फ्लो कहते हैं, तो फिर वहाँ पेन वेन मैटर नहीं करता। इसलिए एक स्टडी थी जब हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ते थे कि किसी भी ओलंपियन ने कभी भी विदाउट पेन कभी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। अच्छा। सो ये हमेशा होता है कि कोई भी ओलंपियन, कोई भी आउट परफॉर्मर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करता है, वो हमेशा अपने बॉडी के डिस्कम्फर्ट को ओवरकम करके करता है। ऐसा कैसे होता है, इस पर साइंस अभी भी काम कर रही है। बट वो आपने जैसे कहा ना कि एक जोन है, वो अपने उस माइंडसेट में है जिसमें वो पेन एक तरीके से फ्यूल का काम करता है, मे बी, कि पेन उनको फील ही नहीं होता। मतलब आप अब बहुत सारे योगीज हैं, आप तो योगा से जुड़े रहे, आपको तो मालूम है, योगा में एक ट्रांस का स्टेज आ जाता है जिसके अंदर आप अपनी बॉडी से बात करते हैं, हर मॉलिक्यूल आपसे बात करता है, पूरी कनेक्टेड होती है बॉडी। तो अब वो कनेक्शन में आप किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देते, हो रहा होता है, बट यू नो हाउ टू स्विच ऑफ एंड ऑन। एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ फिजियोलॉजी में एग्जांपल है कि पेन, हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज सेंसरी, मोटर, इमोशनल, नॉक्शियस स्टिमुलाई विच मे और मे नॉट बी टिश्यू थ्रेटनिंग। तो हर पेन जानलेवा नहीं होता, और हर पेन के पीछे कोई फिजिकल या सेंसरी कॉज नहीं होता, वो इमोशनल भी हो सकता है। तो कोई एक लेडी जो किचन में नींबू काट रही है, अगर वो हाथ तक खून दिखती है तो बेहोश हो जाती है। जब कोई सोल्जर काम करता है बाउंड्री हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो उसको 5 गन शॉट इंजरीज भी हैं, तब भी वो 50 किलोमीटर उड़ के आएगा, फिर 12 घंटे सर्जरी में लगेंगे, 6 घंटे सर्जरी में लगेंगे, लेकिन वो जिंदा रहता है। वो लगी, मैं ऐसे लोग जानता हूँ, बिकॉज आई ट्रेनिंग दी आर्मी ऑल्सो। तो मैं मिलिट्री कॉम्बैट में ट्रेन था, तो वहाँ पे कुछ सोल्जर्स हम मिले कैप्टन से जो ऑन फील्ड थे, उनको गन शॉट वुंड्स थे, और उसके बाद भी वो कॉफ़ी पी रहे थे और डॉक्टर से बात कर रहे थे। I mean like this is something which is कुछ मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्वॉल्व था, कुछ स्पोर्ट्समैन के साथ, मार्शल आर्टिस्ट थे वुशु के, पूरा बाइसेप्स टूट के ऊपर आ गया, कंप्लीट टीयर, आई कैन सी द बाइसेप ब्रेकिंग फ्रॉम हियर। सो मुझसे कहते हैं कि गोल्ड की फाइट है, आप कुछ भी करिए, बस मुझे जीतना है। तो अब मतलब इसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपके पास जो भी लिमिटेड मीन्स हैं आप उस पर काम करते हैं। तो मैंने बाइसेप्स को रैप करके और उसको हल्का सा बेंड कर दिया, तो वो जो पंच कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उसको करना है, उसमें मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन जो भी असिस्टेंट थे कि वो पूरा सीधा ना हो, बाइसेप पंच भी कर रहा है तो हाफ बेंड से कर ले, ही वन गोल्ड। सो नाउ दीज स्टोरीज आर समथिंग विच आर आई ओपनर। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग चेंजेस। सो कंक्लूडिंग, डेफिनेशन कौन चेंज करेगा, आपको माइंडसेट चेंज करेगा, आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। अग्री। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आपका फेवरेट क्रिकेटर, और क्यों आपको फेवरेट है वो? सिर्फ क्रिकेटर की बात है, कोई भी प्लेयर होता है, कोई भी प्लेयर। एक हमारा पैरालंपियन है जिसका नाम है नरेंद्र। अच्छा। वो जैवलिन थ्रोअर है। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो एक अपने दोस्त के यहाँ रहता था, माँ बाप थे नहीं उसके, ऑर्फन था, तो वो घर में हेल्प कर देता था और अपने दोस्त से आती रहता था बचपन से। तो उसका दोस्त जैवलिन थ्रोअर था, वो पटियाला में जैवलिन थ्रो करने के लिए जाता था, तो साथ में ये भी हो लेते थे। अब वो फेंकते थे, अब इसका एक पैर में पोलियो है, वो एक ही पैर से जैवलिन फेंकता रहा। अब उसको भी नहीं मालूम था कि एकदम से ये बूम होगा कि पैरालंपिक्स में भी एग्रेसिवली हम लोग डील करेंगे। वो गया एशियन गेम्स में, यूकी भांबरी ने ब्रॉन्ज जीता, उसने सिल्वर जीता। तो वो दोस्त तो जैवलिन नहीं खेल पाया, ये वर्ल्ड क्लास एथलीट है। और इसके जो जूनियर्स हैं वो है नीरज चोपड़ा। अच्छा। तो नीरज केम टू मी व्हेन ही वाज 12 इयर्स, 13 इयर्स ओल्ड, 14 इयर्स ओल्ड, सब जूनियर था। और नरेंद्र इज स्टिल लाइक व्हाट माय ड्रीम हीरो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्रिकेटर की बात करें, एथलीट कोई भी वो हीरो होता है। नाम अर्न नहीं करा, लेकिन जो पर्दे के पीछे की स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बच्चा जो किसी घर में रह रहा है और वो सिर्फ असिस्ट करने के लिए जाता है, दोस्त जा रहा है और वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। तो अच्छा, जब आप ये रिकवरी होती हैं, जब ऑन द स्पॉट आपके लिए तो सब चीज़ें रैंडमली आती हैं, आप कोई भी इंजरी कभी भी हो सकती है, कभी ऐसा मोमेंट हुआ है किसी क्रिकेटर ने कोई बहुत फनी बात बोली हो एंड इट इज़ एवरीवन इन द लॉकर रूम लाफ्ड और समथिंग लाइक, कि कुछ फनी इंसिडेंट प्लीज़, मतलब अगर कुछ आपको याद हो। देखिए ये हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, दिस इज समथिंग विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें
इंसान डिस्क्लोज नहीं करता, बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी की बात हो जाती है। बट एक क्रिकेटर थे तो बादाम पे बात चली कि विटामिन ए बड़ा अच्छा सोर्स है तो मैं उनसे कह रहा था कि तुम खाया करो और तुम्हारे बाल जो हैं वो उसमें होगा, आईसाइट होगा। तो पीछे से प्रवीण कुमार की आवाज़ आती है, भाई तुम अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मेरे मुदफन करके हैं, तो बोलते हैं भाई तू ना खाइए नहीं तो रास्ते में चलते आदमी को बेच खाएगा तो पता नहीं चलेगा तेरे पास जरूरत ज़्यादा तू मत खाना, नहीं तो तू सड़क पे खड़ा होकर चौराहे पे लोगों को बेच देगा तो पता नहीं चलेगा। सो मतलब ह्यूमर की तो क्या वन टाइम अरे तो वो एक और ये हमेशा ही होता है, हर टीम में होता है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, ये ह्यूमर जो है वो लाइट हार्टेडनेस होना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे मजा आता है। अच्छा, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर करा फिजियोथेरेपी में जाने के लिए? थोड़ा अपनी स्टोरी बताइए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखिए साहब, ये तो एक कंप्लीट फॉक्सपा है। मतलब ये एक वो था कि मैं आना नहीं चाहता था। अच्छा। और मेरे मामा जो थे वो प्रोफेसर मेहदी हसन के स्टूडेंट थे। प्रोफेसर मेहदी हसन वाज Madhavan's teacher. He was principal to AMU, Aligarh Muslim University. Okay. Nominated for Nobel Peace Prize 1975. So वो पहले इंसान थे हिंदुस्तान में जिनको MBBS ऑनर्स की डिग्री मिली। अच्छा। एंड ही इज़ द फादर ऑफ ब्रेन एनाटमी इन इंडिया। तो जब उनको मालूम चला कि हम बड़े हो रहे हैं और कुछ कर गुजरने की चाहत है, जैसे हर इंसान प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो उन्होंने बोला भाई एनाटमी कमिंग अलाइव, दिस सब्जेक्ट फिजियोथेरेपी इज कमिंग इन इंडिया, सो हम चाहते हैं कि आप इसको परस्यू करें। मैंने कहा मैं तो MBBS करूँगा, क्योंकि अभी भी हम ये इस प्रोफेशन में डाउनग्रेडेड हैं। आप कुछ भी काम करेंगे वो इज्जत जो होती है उस पर थोड़ा सा वो एक क्वेश्चन मार्क इंडिया में लगता है, बिकॉज आप सुई नहीं लगा रहे तो डॉक्टर नहीं है। ये है, कोई डॉक्टर अगर पैसे ज़्यादा नहीं दे रहा ये सेम चीज़ मेंटल हेल्थ में भी फेस करते हैं। तो अब उसमें जो है वो मैंने पेपर दिए भाई, उतनी तैयारी नहीं दी तो ये निकल गया तो मैं चलो ये कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन की जाएंगे साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर लूँगा। अब जब मैं करता रहा तो क्या हुआ, मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हुई। 3 साल में स्टूडेंट तो ठीक ठाक था, बट मेरा दिमाग खेलने में कुछ ज़्यादा ख़राब था। 4थे साल में बॉक्सिंग फर्स्ट निकालने के लिए दिल्ली स्टेट ब्रॉन्ज, उसमें क्या हुआ कि वो मेरा हाथ टूट गया। मेरी माता जी ने कहा बस तुम्हारा हो गया। उसके बाद फिर मैं एक सब्जेक्ट में अपनी ज़िंदगी पहली बार फेल हो गया, और वो फेल भी आता हुआ इतनी गंदी हैंड राइटिंग कि मुझे खुद समझ में ना आए तो टीचर क्या देगा मुझे। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। थेरेपिस्ट बनना तो चलिए ठीक है वो, लेकिन एक ईगो को जो एक जोड़ मिलता है ना कि ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसे की तैसी, अब तो मुझे करना है। तो फिर वो ख़त्म हुआ। उसके बाद आई टॉप मास्टर्स, मेरे गोल्ड मेडल मिला, प्रेसिडेंट ने दिया। उसके बाद फिर मैंने PhD में अपना हाथ ट्राई किया, और उसके बाद फिर मैं MA साइकोलॉजी ख़त्म किया मैंने IGNOU से। न्यूट्रिशन में 2 डिप्लोमास करे और दुनिया भर में घूमा, क्योंकि मैं हाथ का मैकेनिक हूँ कि हाथ कहाँ तक जाता है, ह्यूमन बॉडी को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज कुछ पेशेंट थे 100 में से अगर 100 पेशेंट देखता हूँ मैं तो 80 ठीक हो जाते थे, लेकिन 20 ठीक नहीं होते थे। तो वो 80 मेरे लिए मोटिवेशन नहीं था। मोटिवेशन नहीं है तो मैं डेड हूँ। अब मैं क्लिनिक जा रहा हूँ तो मेरे पास मकसद होना चाहिए कि कोई मरीज मुझसे ठीक नहीं हो रहा तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने नहीं जा रहा हूँ। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो नहीं हो रही, मुझसे क्यों नहीं हो रही। हाँ। अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, मैं खुदा तो नहीं हूँ। बिकॉज आपको मैं एक कोट करता हूँ, जामिया में मेरा एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने बच्चों से एक बात बोली, देखिए आप बहुत सारी टेक्निक सीखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, जो मेरे दोस्त हैं जैसे अजटोकस और आपके टीचर भी हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि भाई वो एक क्या नाम है गुरुजी हैं पुणे में, वो सिखाते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है, प्राणायाम सिखाते हैं, और उनका कोर्स 20 ईयर्स का होता है। हर जो स्टेज होती है वो 4 साल की होती है। तो मैंने कहा यार ये क्या हरकतें हैं, मतलब क्या चल क्या रहा है दुनिया में। और वो 1 मिनट मतलब एक सांस लेते हैं तो आधे घंटे वो बिना सांस के भी रह सकते हैं। मैंने कहा यार ये मतलब मना मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई वॉज द सेकंड पर्सन। बट ये अनबिलीवेबल लगता है सुनने में। अनबिलीवेबल मुझको नहीं लगता है, क्योंकि मैं शाओलिन गया, सेकंड स्टूडेंट था मैं शाओलिन जाने वाला अपने टीचर शिबू कनिष्का के बाद। वो मुझे लेके गए, मुझे छोड़ा, मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी, तो मुझको मालूम है ह्यूमन कैपेसिटी। शाओलिन टेम्पल गया था। अच्छा, और कितने टाइम रहे वहाँ? वो मैं 15 दिन के लिए जाता रहा, 2-3 बार गया। फिर मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ गुरुकुली ही खुला हुआ है, तो अब इतना हम ब्लेस्ड हैं कि भाई हमारे टीचर्स अजय हैं या शिबू कनिष्का हैं, तो वो सीख कर आए। तो आपको वहाँ बहुत दिन तक रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहाड़ पे भागना और वो ड्रिल्स करना तो तब ज़रूरी है जब आपके पास यहाँ अवेलेबिलिटी ना हो। जब वो बंदा पूरा का पूरा ज्ञान ले आया है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। आप यहाँ मतलब सीख लो। सब कुछ सीखा मैंने यहाँ पर, और एंड में वो जो फिनिश होती है, टच जो देना होता है, वो मुझे ले गए। तो मैं वहाँ जाता रहा और रहता रहा, सीखता रहा। अभी भी वहाँ से टीचर हम बुला लेते हैं, तो जितने ग्रैंड मास्टर हैं वो सब यहाँ आते हैं, तो हम उनसे फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग लेते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा ह्यूमन कैपेसिटी इज़ ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। अब उसको आप बैरियर को पास कर लें तो फिर क्या है, इम्पॉसिबल है नथिंग।
इवन इम्पॉसिबल से ज़्यादा इम्पॉसिबल। तो अब ये आधे घंटे सांस लाने ना, ये पॉसिबिलिटी है। स्कूबा डाइवर जब नीचे आते हैं लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है 5.5 लीटर, ट्रेनिंग से और माइंड को ये बिलीव करने से कि आई कैन डू इट, अग्री, फिर आप प्रोसीड करते चले जाते हो उसमें। बिल्कुल। आप देखिए योगीज हैं जो अपनी हार्ट बीट को बिल्कुल अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं और उनके ब्रेन में जो थीटा वेव होती है वो उसी में रहते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था, मैं जो अजय टोकर सर मुझे सिखा रहे थे कि कभी कर पाऊंगा। फिर जब मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी और मेरा माइंड बहुत फोकस था कि ये मुझे करना है, मतलब मैं 115 kgs था एक पॉइंट पे और मैं फिर उन आसन्स पे चला गया जिसमें मैं सिर्फ हैंड पे बैलेंस कर रहा हूँ। तो मुझे भी यही लगा कि यार सब माइंड का खेल है। इट्स ऑल पॉसिबल। Obviously, you have to train your body to obey the command of mind. You cannot do it in one day. Correct. But years of practice makes it possible, and then you flow. तो मैं वही जब उधर से निकला तो मैंने देखा कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या कह रहे हैं आधे घंटे। तो अब अगर आप इतना डीप मेडिटेशन में जाने के बाद ये कोर्स ही 20 साल में ख़त्म हो रहा है, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इसके अंदर भी एक ज्ञान का समंदर बह रहा है। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं यहाँ टिका हुआ हूँ तो मैं उन 20 मरीजों में कूदूँ। तो अब जब हमने देखा तो बॉडी, माइंड एंड सोल का एक ट्रायड सामने आया कि आप जब थेरेपी की बात करते हैं तो सिर्फ हड्डी और मसल और नर्व की बात नहीं करते, आप इसके साथ माइंडसेट की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है ठीक होने के लिए और एक सोर्स नहीं है जो आपको एनर्जाइज कर रहा है, तब तक वो हीलिंग प्रोसेस नहीं आएगा। मैं कितना ही आपको ट्रीट करता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ठीक होना ही नहीं चाहते और आपका दर्द दिमाग में बस गया है, विल पावर नहीं आ तो रही है। ये जो लेक्चर मैंने लिया जामिया मिलिया में, उसमें मैंने एक चीज़ कही कि प्रॉफिट जीसस जो हमारे यहाँ भी जो है वो पूजनीय हैं, क्रिश्चियनिटी में भी पूजनीय हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह से बात कर रहे थे, गॉड से बात कर रहे थे कि भाई मैं हैंसन डिजीज़, लेप्रेसी के मरीज़ों को ठीक करता हूँ, और उसमें से कुछ लोग ठीक होते हैं कुछ नहीं। तो अब टोन डिसाइड करता है कि इस सवाल का जवाब कैसा होगा। तो वो ये फरमाते हैं कि तुम कौन, ईसा तुम कौन हो। तो अब इतना बड़ा प्रॉफिट जो पूजनीय है, मतलब आप समझ रहे हैं, उसको ये गॉड ये कह रहा है कि हु आर यू, दैट मीन दैट इट शैटर्स एवरीथिंग दैट यू हैव इंक्लूडिंग द ईगो। तो वो रोने लगे, कांपने लगे। तो मैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं हूँ जो ज़िंदगी और मौत देता है, और मैं हूँ जो हयात बख्शता है और बीमारी देता है और रिस्क देता है। खाने का जो मसला है वो ज्ञान से नहीं है, इसलिए सरस्वती और लक्ष्मी अलग चीज़ है ना। सरस्वती के साथ लक्ष्मी का मेल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट से फरमाया गया कि अगर लोग इल्म में, हम नॉलेज में अगर हम पैसा रख देते या हम खाने रिस्क रख देते, सस्टेनेंस रख देते, तो लोग भूखे मर जाते। तो हर ज्ञानी के पास पैसा नहीं है और हर पैसे वाले के पास ज्ञान नहीं है। ये एक चीज़ हुई। बीमारी से शिफा देना अल्लाह के हाथ में, टू मेक यू बेटर एंड हील यू इज इन हैंड्स ऑफ गॉड। तो जीसस को कुछ बात समझ में आई, तो थोड़ा सा उठ के बोलते हैं कि तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा तुम दिल खुश कर रहे हो। इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा दिल खुश कर रहे हो, जब अल्लाह ये कह रहा है कि दिल खुश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ, हूँ आई। सो फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम नॉट द प्रोसेस, I am a facilitator. So I can call myself a catalyst. I can accelerate the process, but I cannot make a person heal. Correct. इसके बाद जब मैं कूदा तो फिर मैंने साइकोलॉजी करी, बिकॉज साइकोलॉजी में मैं बहुत डीप घुसा, और उसमें मैंने देखा कि ऐसे जियोली थे, कार्ल युंग थे, फ्रॉयड थे, या विक्टर फ्रैंकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये लोगों ने इंस्पायर किया कि क्या है, माइंड तक पहुँचे आप। अब माइंड तक मैं कैसे पहुँचूँ, क्योंकि मैं मैकेनिक हूँ, तो मैं हाथ से पहुँचूँगा। अब आपके हर बॉडी पार्ट में एक इमोशन होता है जो स्टोर हो जाता है। करेक्ट, बॉडी हैज इट्स ओन माइंड। तो आप अगर डिप्रेस पेशेंट को हाथ लगाएंगे तो उसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन स्पेसिफिकली आपको कॉल करते हैं। अब अगर कॉल करते हैं और मैं हाथ का मैकेनिक हूं तो मुझे वो विद्या आनी चाहिए। तो ऐसे जैसे आप घूम रहे हैं, ऐसी अरिटोकस घूम रहे हैं, ऐसे ही फिर मैं भी अपना झोला उठाया, फकीर था और निकल दिया। तो जितना कमाता हूँ वो मैं कहीं कहीं से जो है वो अपने ज्ञान पर खर्च करता हूँ। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कहीं कोई इंसान हाथ से कहीं काम करता हो, कहीं कोई टेक्निक आई होगी, तो आप एक बार दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो हो सकता है कि शायद यहाँ भी कुछ मिलेगा। हर जगह सीखने को मिलता है। बस वही, कोई एक टीचर न्यूजीलैंड में था, कोई एक ऑस्ट्रेलिया में था, कोई साउथ अफ्रीका में था, कोई फ्रांस में था, पोर्चुगल, पोलैंड, यूरोप, पूरा कनाडा हो गया, अमेरिकन सबसे कॉन्टिनेंट हो गया, इधर कोरिया। तो मतलब मैं सब जगह घूमता रहा, अभी भी घूम रहा हूँ, और हाथ से इमोशन का ट्रीटमेंट करता हूँ, हाथ से लोगों को पढ़ता हूँ, और उसके बाद उनसे बात करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत कम बात करने की एबिलिटी है, तो मैं उनसे बात करके और फिर उनका जो माइंडसेट उसको चेंज करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि 100 में से अब 98-99 लोग ठीक होते हैं, 1 या 2 अभी भी रह गए, जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन वो भी खत्म हो गया उस दिन जूते टांग दूंगा। लेकिन आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जिस हिसाब से आपने बात बताई कि सिर्फ बॉडी नहीं, साइकोलॉजी, इमोशन, माइंड, ये सबका खेल है। सिर्फ ऐसा इंजरी इज़ नॉट कि एक फिजिकल एलिमेंट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पीछे जुड़ी हुई हैं इसकी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। लोग बहुत फ्रेगमेंटेड सोचते हैं, आप कंबाइन करके सोच रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे इंजरीज होती हैं, मुझे भी हुई हैं, सबको होती है इंजरीज, जो भी कोई इंटेंसिव चीज़ें कर रहा है। तो
मुझे ये थोड़ा सा लोगों को समझाना है, डिस्कस भी करना है, लोग व्यूअर्स भी ये चीज़ समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रिहैब। इसके बाद रिहैब में जाते हैं लोग थेरेपी के बाद, रिहैब में क्या होता है? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के बहुत हाथ पैर कटे, ठीक है, और उसके बाद वो सोल्जर्स मिलियंस की तादाद में इंजर्ड थे, मोटिवेटेड इतने ज़्यादा थे कि वो कर गुजरना चाहते थे जो भी कुछ हो, लेकिन वो खड़ा उनका होना मुज़र था, मुश्किल था। तो नर्सेज जो थी उन्होंने बीड़ा उठाया और उन्होंने उनको एक्सरसाइज करानी शुरू करी कि चलिए लेट्स डू इट। दैट्स वाई द वाप्टा स्टार्ट हुआ, अमेरिकन वुमेंस एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, नर्सेज टर्न हुई 1950s के बाद से। आप देखेंगे दौर गुजरा, जिसके बाद 2022-23 तक आते आते अब ये साइंस बड़ी टेक्निकल हो गई। उसके बाद ये अब आईसीयू में पहुंच गई, कार्डियक सर्जन के साथ काम करने लगे कि फेफड़ा फटा है, आपने खोला है, उसको सर्जरी करी है, या आपने हार्ट को खोला है, ओपन हार्ट सर्जरी करी है, उसका रिहैब। बिकॉज हार्ट को अगर आप एकदम एक लेवल पे शूट अप कराएं तो वो कोलैप्स कर जाएगा, बहुत मौतें होती हैं आईसीयू में। तो फिर वो एक स्पेशलाइज्ड प्लान जो कि देखिए मॉनिटर कर रहा है कि हार्ट रेट बढ़ा, इसको कम करो, ब्रीदिंग करो, कंट्रोल करो। अब ये ब्रीदिंग योगा 3000 साल पुरानी अप्लाइड योगा वहाँ घुस गई। न्यूरो का हुआ, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, हाथ पैर शल हो गए, बिल्कुल स्ट्रोक हो गया, ये मूव नहीं कर पा रहे। अगर अब रिसर्च ये चाहिए कि अगर आप मूव नहीं करेंगे तो उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, वो कभी मूव ही नहीं करेगा। तो अगर आप उसे मूव करते नहीं तो रिसर्च बोलती है कि वो इंसान की एबिलिटी जो है वो हमेशा जो है रहती है काम करने की। और अब आप देखिए स्ट्रोक के पेशेंट रिकवरी जो है वो बहुत रैपिड है। ऐसी ऑटिज्म का काम आया, बिल्कुल माइंड का गेम था, बच्चे बात नहीं कर रहे थे, स्पीच थेरेपी आ गई, वोकल थेरेपी आ गई, फूड थेरेपी आ गई, या अब आप नॉन मेडिसिनल थेरेपी आ गई। अब इतनी चीज़ें गुजर रही हैं, तो अब रिसर्चर्स ने इसको और मोटिवेट किया और ट्रिगर कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में, जेरियाट्रिक्स में, गायनेकोलॉजी में बहुत काम हो रहा है, सी सेक्शन होते हैं, इतना ऑपरेशन हो रहा है उसमें लोग। अब मैं एग्जांपल आपको दूंगा, यहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं, अभी भी हमारी साइंस थोड़ा सा पीछे। वो क्या करते हैं कि अगर हिस्टेरेक्टोमी करी तो उन्होंने आधे घंटे में निकाल के पूरा यूट्रस फेंक दिया, ठीक है। अगर ये सर्जरी कनाडा में होगी तो सर्जन एक ही सर्जरी कर सकता है पूरे दिन में। वो जिस लेयर की स्किन को काटेंगे उसी लेयर की स्किन को वहाँ पर स्यू करेंगे, बिकॉज वो ये कहते हैं कि बॉडी का एक ऑरा होता है, एक मैकेनिज्म होता है। अगर आप हाथ काट के पैर के बाद जोड़ दें, जिंदा तो रह सकता है लेकिन काम कभी सही नहीं करेगा। तो अगर आप लेयर बाय लेयर स्किन को जोड़ते हैं तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस साइंस को हमारे न्यूरो सर्जन कॉपी करते हैं। जैसे मैं खुद असिस्ट कर रहा था एक सर्जरी को, मेरे टीचर थे, मेरे फूफा जी जो है उनका ब्रेन की सर्जरी हुई, पूरा ब्रेन काटा गया, बोन निकाली गई, फिर उसके स्कैल्प जोड़ा गया, ब्रेन की सर्जरी हुई, फिर बंद करा फ्लैप। तो मैंने एक चीज़ मार्क करी कि वो सर्जन जो है वर्टिकल लाइंस देते हैं ब्लेड से, और उसके बाद उस फ्लैप को मोड़ते हैं। तो जब वो सू कर रहे थे उस लाइन को मिला रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये क्या है आप, मतलब सर्जरी ब्रेन करी, इस पर मार्क क्यों करा आपने? बोले आई लर्न इट फ्रॉम अ प्लास्टिक सर्जन, कि अगर आप स्किन के फ्लैप को ना जोड़ें तो ये स्किन हमेशा एक मार्क छोड़ देगी, लेकिन क्योंकि मैंने वो मार्क लगाया है तो ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से मिलनी चाहिए। When I sew this, there will be no mark. This is a sign of expertise by a plastic surgeon, which I learned. So मतलब ज्ञान क्या है, स्रोत एक ही है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चाहे ओस की बूंद हो, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे ज़मीन का पानी हो, जाके मिलना उसको एक ही स्रोत है, समंदर से। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता कतरा कहाँ पड़े और वो क्या कहलाए। गालिब का एक शेर है, आपको सुना दूँ कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। Eloquence of a dew drop is to submerge itself in the water of ocean. दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। कि when the pain is infinite, it just goes and becomes, the condition becomes painless. So अब जब ये 200 साल पहले गालिब कह गए, उस फिलॉसफी को मैं कैसे कहूँ कि वो एक स्रोत से नहीं आ रही है। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे जब इंजरीज होती हैं और अगर वो लोग उन पे काम नहीं करते, उसको हील नहीं कर पाते, सो डज इट लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन? देखिए, कोई भी इंसान कहीं भी अपने दिल की इच्छा को किसी दूसरे के अंदर देखता है, तो दिल की इच्छा को अगर वो दूसरे में देखेगा तो फिर वो डिप्रेस रहेगा। डिप्रेशन का मेन कॉज जो बताया गया वो है ईर्ष्या, एनवी। पहली बात एनवी। अगर मैं एनवियस हूँ किसी के लिए तो डिप्रेशन होगा। अब मैं एक एथलीट हूँ, एथलीट क्या होता है, ईगो से फुलफिल होता है, अगर उसने अचीव नहीं करा तो काम खराब। सेल्फ मोटिवेटिंग और सेल्फ एक्नॉलेजिंग जो लोग हैं वहाँ भी कम है। अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, जो मैंने अचीव करा मैं उससे खुश हूँगा, तो मतलब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, मैं एक ऐसे फील्ड में घुस रहा हूँ, लेकिन एक मतलब मेरी रिसर्च है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर आगे बढ़ूंगा और उससे मुतमईन रहूँगा, खुश रहूँगा, तो फिर मैं ठीक हूँ। क्योंकि हर इंसान हर दिन परफॉर्म नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द टीम स्पोर्ट में ऐसी होता है, इसलिए 11 बंदे खेलते हैं, एक नहीं खेलता। तो अगर आप नहीं कर रहे तो टीम का काम है कि दूसरा बंदा खड़ा होकर काम करेगा। लेकिन अगर आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं, जैसे कि आप 20 साल के थे, अब 40 साल में भी आप नहीं चाहते कि दूसरा बंदा निकल जाए, तो अब वो 40 साल में अगर इंजर्ड होगा तो वो समझेगा कि 20 साल वाली की रिकवरी होगी। पॉसिबल नहीं है ना। 60 साल का बंदा 20 साल की तो अब आप अगर अपने हिसाब से सोचें कि चलिए पहले 2 महीना लग रहा था, अब 4 महीना लगेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सो ये एक सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि ही हैज टू कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स इन टोटलिटी। जब हम थोड़ा सा होता है ना, यार वो तो 2 दिन में ठीक हो गया, मैं भी 3 दिन में ठीक होऊंगा या 1 दिन में ठीक होऊंगा, तो अब वो कैपेसिटी बॉडी ने, अल्लाह ने रखी नहीं, भगवान ने रखी नहीं है। ये जब टाइम गुजरता है,
सो आपने क्या किया अकॉर्डिंग सोक्रेटिस, यू हैव नॉट पुट योर सेटिस्फैक्शन इन योर अचीवमेंट. What you have done is you have raised your bar. What you were 20 years back, you are comparing yourself from now and looking back at 20 years के मैं तब ठीक हुआ था, आज भी ठीक हो जाऊंगा. क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है. तो अब जब आप अचीव नहीं कर पाते तो क्या होगा? ईर्ष्या होगी या द्वेष होगा, द्वेष होगा, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होगा. अब वो डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसा समंदर है कि आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे. अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तो एक ज्ञानी महान आदमी थे जिनका नाम था, जूते भी आते हैं उनके नाइकी के, जॉर्डन. क्या बोला? रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल. रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू गेट एज, बिकॉज रेस्ट, स्लीप, डाइट, ये 3 चीज़ें मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं, ये एक मूलभूत सिद्धांत बन जाते हैं. बाकी चीज़ें ट्रेनिंग तो आप करते आ रहे हैं, मसल मेमोरी बनी गई है ना. तो ये चीज़ अब डिप्रेशन में शिफ्ट नहीं होगी अगर आप उसे गाइड करें. तो एंजाइटी क्या होता है? ऑल अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर में क्या करूंगा. डिप्रेशन इज ऑल अबाउट पास्ट. सर मुझे आपसे ये चीज़ समझनी है, एंग्जाइटी क्या इंजरीज को ट्रिगर करती हैं और इसमें माइंड कैसे रोल प्ले करता है और आप कैसे हेल्प कर रहे हो लोगों को? देखिए, एंजाइटी जो होता है, इट्स ऑलवेज व्हेन अ पर्सन इज एंशियस अबाउट द फ्यूचर. डिप्रेशन इज ऑल अबाउट द पास्ट. मैं पीछे सोच रहा हूँ और मैं सोचता चला जा रहा हूँ. एंजाइटी मतलब मैं आगे के लिए परेशान हूँ. अब इंजरी जब हो गई तो आप कहाँ देखेंगे? पीछे तो नहीं देख रहे हैं. पीछे देख रहे हैं कि मैं वो था. तो अब ये द्वेष जो है ना, ये कन्फ्यूजन, ये कन्फ्लिक्ट जो है माइंड में, पहले तो ये सॉर्ट कर लें आप कि आपको इंजरी हो गई ना, तो नाउ यू हैव टू स्टॉप इवन फॉर अ डे. आप इसको टॉप कर 1 मिनट में नहीं जा सकते हैं. तो पहले उसको आप सॉर्ट कर लें, सेग्रीगेट कर लें उस थॉट को. उसके बाद फिर आप ये देखेंगे ठीक है आप थे, वैसे ही हो जाएंगे. अब ये इंजरी कैसी है? मसलन एग्जांपल दूं मैं आपको कि मैं कहूँ कि भाई मसल का जो है वो टीयर हो गया. अब मसल का टीयर भी जो है वो 3 तरीके से होता है, ग्रेड 1, 2 और 3. ग्रेड 1 टीयर जो है वो आप उस वक्त भी खेल सकते हैं. ग्रेड 2 में थोड़ा हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है. ग्रेड 3 मतलब ज़रूरी है कि 1 महीना नहीं तो कभी कभी 1 साल भी लग जाता है. तो अब आपको ही मालूम चाहिए ग्रेड ऑफ इंजरी क्या है. ठीक है, ये मसल की बात है. अगर फ्रैक्चर होता तो क्या आप 1 दिन में खेल सकते हैं? अब आप ये सोचने लगे, एग्रेसिव हो जाए कि मुझे कल खेलना है, तो क्या पॉसिबल है खेलना? सो यू हैव टू वेट फॉर इट. तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब मुझे 1 महीना रुकना है ताकि हड्डी जुड़े, तब मैं जाऊंगा ना, है ना. अब मैं अच्छा प्लेयर था, मैं अभी भी अच्छा प्लेयर हूँ, बट आई हैव टू स्टॉप. मतलब वो ब्रेक लेने का माइंडसेट आना चाहिए कि कोई बात नहीं, पहले रिकवर करते हैं फिर जाएंगे. सो दिस हैज टू बी अ क्लैरिटी ऑफ थॉट. दिस नीड्स एंड रिक्वायर्स अ क्लैरिटी ऑफ थॉट. वो हो गया तो फिर क्या प्रोसेस आसान है. आपको मालूम है यार मैं 4 महीने में ही जाऊँगा, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं और काम कर लेता हूँ, फिर उस पर काम करना शुरू करो जो प्रॉब्लम हुई है. बिल्कुल. अब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स क्या कहता है? अगर आप खुश हैं तो हीलिंग जल्दी होती है. ये प्रूवन फैक्ट है. अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो हार्मोन्स अच्छे रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है. हैप्पी हार्मोन जब रिलीज होंगे तभी बॉडी की हर चीज़ ऑप्टिमम फंक्शन पे काम करेगी. अगर आप अंडर स्ट्रेस हैं तो ऑक्सीजन डिप्राइव रहेगा. मसल की इंजरी, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो क्या काम चलेगा? आप कॉर्टिसोल पे कम काम कर रहे हैं, रिकवरी ही नहीं होगी. लाख आप सोचते रहिए, दिन भर स्ट्रेस में रहिए, खाना तब नहीं होगा. आप कभी भी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज वो एंजाइटी क्लियरेंस होता है पेट का. तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस इज प्रूवन टू हैव इफेक्ट on the digestive system, on brain, on the organ, the vital organ, and hormones have a direct proportion to the amount of stress that you're dealing with. वो सर आई थिंक आप जो बोल रहे हो वो कॉन्शियस कंट्रोल इसलिए चाहिए क्योंकि ओरिजिनली हिस्टोरिकली हम लोग फाइट एंड फ्लाइट से आ रहे हैं. ह्यूमैनिटी हैज ग्रोन आउट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. सर्वाइवल वहीं से था. तो कभी भी कोई इंजरी होती है, फाइट एंड फ्लाइट में चले जाते हैं लोग कि अब क्या होगा, कैसे करना है, कैसे बचना, कैसे इससे. तो आई थिंक उसको कंट्रोल करना, टेम करना फाइट एंड फ्लाइट को इज द स्किल विच इज नीडेड कि आप अपने आप को बेटर अवेयर हो और संतुलन में हो. देखिए यही एक थ्योरी थी, ट्रायड मॉडल ऑफ ब्रेन. अच्छा. पहले जो लोग थे वो ये कहते थे कि एक ही एम्फीबियन ब्रेन है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं. लेकिन वो थ्योरी प्रूव गलत हुई. फिर वो आया डायडिक ब्रेन, दूसरा ब्रेन आया, वो क्या कहता है कि सब इसके साथ एक और सिस्टम आया, कॉर्टेक्स, जो उसे कंट्रोल करता है. तीसरा सिस्टम आया ट्राइन सिस्टम. 3 सिस्टम बनते हैं, एम्फीबियन, मेमेलियन और ये सुपर कॉर्टेक्स, जो मतलब फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कंट्रोल करने के लिए कि हाँ भाई अब ज्ञान आ गया, ये नहीं करना. तीसरा जो लोग पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, ये एक ऐसा जोन है जहां पर आप अपने हर थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एग्रेसिव. अब कहाँ डायनासोर आकर आपको खा जाएगा, अब कहाँ शेर आ रहा है, शेर ही खत्म हो गए. अब कौन सा ये शेर है? ये आपके ऑफिस का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पैसा ज्यादा कमाना है, आपको ज्यादा काम करेंगे. बट लाइफ थ्रेट नहीं है. लाइफ थ्रेट नहीं है, लेकिन ये लाइफ थ्रेट से ज्यादा बढ़ गया. ये 24 घंटे है. शेर से तो आप गुफा बन के पत्थर बंद कर लिया, खत्म हो गया. ये तो घर में घुस गया ना कंप्यूटर. ये आपके दिमाग में घुस के बैठ चुका है. अब ये कोविड के बाद क्या हुआ? आप और बाउंड हो गए. जब आप बाउंड हो गए, वर्क फ्रॉम होम आ गया, आप घर के अंदर ज्यादा रहने लग गए, कल्चर चेंज हो गया, सिटिंग कल्चर बढ़ गया. बिल्कुल. तो उससे आई थिंक काफी इश्यूज भी बढ़ रहे हैं लोगों. देखिए अब बच्चों के बारे में साइकोलॉजी से कह रहे हैं कि जब स्कूल नहीं गए कोविड की वजह से, तो जो बच्चे बोलना माइलस्टोन पूरा करते थे 10 महीने का कोविड के बाद और साल भर नहीं गए स्कूल, तो क्या हुआ? वो माइलस्टोन अचीव नहीं करा.
विजुअल ऑटिज्म हो गया बच्चों को, वर्बल ऑटिज्म हो गया बच्चों को, वो सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे क्या है, आप स्क्रीन पे दिखा देते हैं वो समझ जाते हैं वरना बात ही नहीं कर रहे। कभी कभी तो ऐसे भी इंसिडेंट देखेंगे, छोटा बच्चा आया थाई पे हाथ मार रहा है, यूं यूं कर रहा है मोबाइल के लिए, जैसे स्क्रीन में मार के इलाज कर देते हैं ऐसे यहाँ मार के एक टैटू बना हुआ था उसको यू जूम कर रहा था। मैंने कहा क्या चल रहा है। सो नाउ द माइंडसेट हैज चेंज कंप्लीटली इन पास्ट 3 years। कोविड के बाद और पहले में दुनिया बदल गई है। अब उनको मालूम चल गया एम्पावरमेंट क्या है, घर में रहना, वहाँ से काम करना, ये एक अच्छी बात है। बट क्या है कि आपके बेडरूम तक उसने ऑफिस पहुंचा दिया, कम से कम स्विच ऑफ करके ब्रेन को आप ऑफिस से चलते थे। अब आप अपने घर में बिस्तर पे भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते, मिक्स हो गया। तो अब ये क्या है कि आप ज़्यादा बिजी हो गए, वो आपका ज़्यादा वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके लिए अपने लिए वक्त नहीं बचा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैं पजामा और टी शर्ट में हूँ तो मैं आराम से काम कर रहा हूँ, आपको ये नहीं पता है कि उसे उतार कर नहाना के लिए एफर्ट चाहिए था, बॉडी साफ थी, दिमाग साफ था, यू वर टेकिंग ऑफ फॉर हाफ एन आवर। लोग मुंह धो के टी शर्ट चेंज करके बैठ जाते हैं और चलिए ठीक है अच्छी बात है बैठ जाते हैं, बट कितनी बार अब आप जो चलते जाते थे बस पकड़ने के लिए, मेट्रो पकड़ने के लिए, प्लेन पकड़ने के लिए, वो आप 3 घंटे काम कर रहे हैं ना, आराम कहाँ हुआ। कम से कम स्विच ऑफ था, लोगों को मालूम था कि मेरे ऑफिस के वर्कर्स अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो वो एक्सरसाइज जो चलने फिरने की थी वो भी खत्म कर दिया आपने। पंखा भी अगर आपको बंद करना है तो रिमोट हाथ में आ रहा है। तो इट्स नॉट चेंज, इट हैड चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और इसीलिए अब मेंटल माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। अब आपको पत्ते पौधे सिर्फ टीवी में दिखते हैं, आप बाहर जाके ताजी हवा नहीं लेते। कोई फॉरेस्ट वगैरह और ये कोई वॉक करने नहीं जा रहा, पार्क नहीं जा रहा। तो अब ये चीजें जो चेंज हुई हैं, इसके बाद जो फिजिकल एलिमेंट्स बढ़ रही हैं वो एक अलग तरीके के एलिमेंट है। क्या एलिमेंट्स हो रहे हैं? सबसे कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 90% वर्किंग पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड बैक एक। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसफंक्शन नाउ। डिसऑर्डर नहीं कहूँगा, डिसफंक्शन कहूँगा, क्योंकि अब वो रिकवरेबल है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि वो सिम्टम्स के साथ आ गया, कलेक्टिव हो गया, बट अभी भी आप उसे बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो मोस्ट कॉमन चीज़ है। बैठे रहेंगे, घुटना मुड़ा रहेगा तो घुटने की तो आर्थराइटिस शुरू हो जाएगा ना। इसके अलावा आते आपकी जब आप बैठे तो हमेशा जो स्लाउच के बाद ये आपके ऑर्गन दब रहे हैं ना, सीधे नहीं खड़े हो रहे। यू आर अ मैन बिकॉज यू कैन लोकोमोट, यू कैन वॉक। आप दूसरों से अलग इसलिए क्योंकि आप सीधे खड़े होकर चल रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, 2 पैरों बैठे हैं और 4 बजे जाने की तैयारी है। नेक्स्ट स्टेज ये कि बाद लेट के काम करेंगे। चश्मा भी ऐसे ही आ गया कि उठना भी नहीं पड़ता, वहीं से बात कर रहे हैं, टाइप हो रहा है। बैठे रहने की वजह से हार्ट को भी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। हर ऑर्गन जिसको आप दबा के रख दें वो काम कम करेगा। फेफड़ा जो है, अगर आप खड़े होंगे तो क्या होगा, फूलेगा। आप ऐसे बैठ जाइए तो फेफड़ा नहीं दब रहा है, एक्सपेंशन कैसे हो रहा है चेस्ट का, नहीं हो पा रहा। आप अगर भागेंगे तो हाथ पैर हिलते हैं, फेफड़ा फूलता है, जब वो फूलेगा तब अपने मैक्सिमम पे काम करेगा, ऑक्सीजन लेगा ज्यादा। सेम काम हार्ट का, हार्ट लटक रहा है फेफड़ों के बीच में, आप फेफड़ा दबाएंगे तो हार्ट नहीं दबेगा, साथ में पेट दब रहा है, तो ये ऑर्गन अपने मैक्सिमम पे काम नहीं करते। तो अब ये एक साइड इफेक्ट नहीं, ये कंप्लीट डिस्फंक्शन है। तो अब क्या करना है सर? कुछ छोटी मोटी टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए, जो एक्चुअली अब वर्क फ्रॉम होम एकदम से तो लोग बदल नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनीज को चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट, बट जो कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, कोई छोटी मोटी टिप्स जिससे एटलीस्ट उनका सर्वाइकल या एटलीस्ट पॉस्चर्स बच जाएं, जिससे एटलीस्ट वो कुछ प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सकें। देखिए, मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ऑफिसेज ने खर्चा बचाया है अपना, वो ग्रीन हाउस की तरफ भी जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहे हैं, वो सब एमिशन नॉर्म्स को कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो खर्चा जो आपको बचा के उसने दिया है, तो आपको अच्छा वक्त क्या है कि आपको मालूम ऑफिस आवर 8 से 9 ही शुरू होंगे ना, 5 ही शुरू होंगे, 6 शुरू होंगे। उसके पहले या बाद में अगर आप देखेंगे कि 24 घंटे में 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर आप ऑर्गेनाइज ही नहीं है, काम के लिए भी ऑर्गेनाइज नहीं है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, कुछ भी करना है, बैठ के ही ब्रीदिंग करनी है, बैठ के स्ट्रेच करना है, हर 15 मिनट के बाद करना ही करना है। ठीक है, आपको उठ के पानी पीना है तो पानी की बोतल दूर होनी चाहिए, उठ के जाना है। सो डोंट मेक योर सेल्फ अ स्लेव ऑफ द करंट सिनेरियो, यू हैव टू आउटकम योर ओन यू नो व्हाट थिंग केज, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर ओन केज। जो आपने बना लिया है दायरा, उस दायरे को थोड़ा विस्तार करें उस दायरे का। इस ऑफिस को भी ऐसा बनाएं कि आप आए तो यहाँ पर एक डंबल रखा हो, थेराबैंड लगा हो, बॉल रखी हो, स्विच बॉल रखी हो, मैट रखा हो, 5 मिनट निकाल लो। जैसे खाना खाते हो, टेबल सब लोग लेने लग गए हैं, वो स्टैंडिंग टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। सर वो ठीक है, मतलब ये तो जरूरत है, ये ऐसा भी अच्छा है कि इसमें उड़ के काम करेगा बंदा। तो मतलब बट अपने तरीके आपको वर्कआउट करने के ऑफिस के बाद या पहले निकालने पड़ेंगे। क्यों नहीं निकालने पड़ेंगे, खाने के वक्त नहीं निकालते क्या? कितने बिजी हो, मत खाना खाओ, चलो 4 दिन बताओ मुझे फिर। मतलब अपनी शक्ल भी तो अच्छी लगती है ना, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा ग्लो होता है। आप बैठ के जरा स्क्रीन पे 12 घंटे काम करिए, आंखें जो है पांडा बन जाती हैं। अच्छा लगता है तो ठीक है, बैठिए, कोई बात नहीं, टी शर्ट निकाल के बैठिए, बॉडी, लेकिन मेंटेन तो करना है ना, प्रेजेंटेशन करनी है। ऑर्गन खराब हो जाए, लाइफ में इंसान आधी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए सर्व करता है, जिससे उसकी हेल्थ चली जाती है, और बाकी आधी ज़िंदगी जो पैसा कमाता है उससे अपनी सेहत ठीक करता है। तो यार ये कितना बेवकूफ़ आदमी है कि गोला चक्कर मार के शुरू वहीं से कर रहा है। तो भाई पहले सेहत का ख्याल रखो, उसके लिए पैसा कमाओ, और जब सेहत तुम्हारी ठीक
मोमेंटम से चल रही हो तो पैसे वाली इनर्शिया को पूरा कर लो। हाँ। और उतना ही कमाओ जितना तुम्हारे पेट में वसत है। हाँ जितना इंसान पैसा कमाता है रोटी घट जाती है। मजदूर 1 किलो जलेबी खाता है और 1.5 लीटर तो दूध पीता है रबड़ी वाला, फिर खड़ा है ईंटें लगाने के लिए। तो जितना अच्छा जो गरीब आदमी है वो उतने मजे ले रहा है खाने के। हाँ। आप तो डिप्राइव हो रहे हैं। डिप्राइव हो तो रहा है। पैसा के लिए उतना भागिए, ये आपके हाथ में है ग्रोथ, और इनएविटेबल है। बिकॉज ये आपने बहुत भगवान बढ़िया ने बात करी है। ज्ञान के साथ पैसा नहीं रखा है। आपने ज्ञान पैसे के लिए हासिल नहीं करा है, ज्ञान आपने किस लिए करा है? आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ प्लेजर, अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आप यू वांटेड टू बिकम बेटर, यू वर नॉट एन एनिमल, है ना, बाय बर्थ, सो यू वांटेड टू बिकम ह्यूमन, इवॉल्व। तो आपने काम किया बिकॉज वो फील्ड आपको पसंद थी। अब लाद भी दी गई है तब भी आपको जस्टिफाई तो करना है। हाँ। तो उतना ही काम करो जितना मजा है। जब वो मजा जाने लगे तो बस वो लिमिट है कि आपको थोड़ा सा अब अपने बारे में सोचना है कि यार ये मुझे सुपरसीड कर रहा है। बहुत सर आपसे बात करके मजा आया, बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत मजा आने वाला है। बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच। यू वेलकम, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए आप और किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। हम उन गेस्ट्स को अपने शो पे बुलाएंगे और उन टॉपिक्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद एटलीस्ट वन पर्सन बिकॉज योर शेयर कैन हेल्प दैट पर्सन लर्न मोर अबाउट वेल बीइंग। Please do subscribe us and thank you for watching.